नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या फिर पोजिशनल हो या फिर लॉन्ग टर्म। हर हिसाब से आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। बात होगी सोने की, तो सोने में आज हल्की तेजी दिख रही है। सुरक्षित निवेश मांग के दम पर यहां पर तेजी बनी है। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट 48,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि चांदी में बेहद टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। यूएस में दरें अभी भी बढ़ने का अनुमान है, इससे यहां पर डॉलर को सपोर्ट मिला है और चांदी पर दबाव दिख रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो शुरुआती कारोबार में जो तेजी थी अब फिर से गिरावट बढ़ गई है और अब करीब करीब 2% तक कच्चे तेल के भाव टूट चुके हैं। और इस हफ्ते जब गुरुवार को ओपेक प्लस की बैठक होगी, इस पर नजर रहेगी कि उनका क्या फैसला हो सकता है कि सप्लाई को लेकर वो कैसे रीजिक करते हैं। इस पर पूरे एनर्जी मार्केट की नजर रहेगी। कच्चे तेल के बाद नेचुरल गैस की अगर बात करें तो अगले 2 हफ्ते मांग कम रहने का अनुमान है। चीन के बड़े स्टोरेज से अब सप्लाई बढ़ेगी, इससे यहां पर दबाव है। इसके बाद कुछ बेस मेटल्स की काउंटर पर भी नजर डालें तो कॉपर कम इन्वेंट्री की खबर से यहां पर सपोर्ट है, लेकिन आज के कारोबार में आधे से पौने % की कमजोरी ही कॉपर के काउंटर पर दिख रही है। कुछ और बेस मेटल्स की अगर बात करें तो जिंक पर भी आज दबाव है। आधे % की गिरावट है एमसीएक्स पर। ऊंचे पावर कॉस्ट से उत्पादन कम रहने की संभावना है। जिंक को लेकर यह खबर है। वही निकेल की अभी भी बैटरी इंडस्ट्री से डिमांड काफी मजबूत है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट की चिंता अब धीरे धीरे कम हो रही है। ये एक पॉजिटिव खबर है। निकेल के बाद एल्युमिनियम की बात करें तो सप्लाई टाइटनिंग यहां पर अभी भी बनी हुई है और यहां से ये खबर कम कीमतों को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन आज यहां पर भी दबाव भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मांग घटने की चिंता अभी भी बरकरार है। मेंथा तेल की अगर बात करें तो कमजोर मांग लगातार बना हुआ है और यहां पर कमजोरी का ही रुख देखने को मिल रहा है। मेंथा के बाद बात करें कॉटन की, जहां नई फसलों की आवक कम होने से निचले लेवल पे हाल में जो गिरावट आई है इस हफ्ते, वहां से कॉटन सपोर्ट ले रहा है। कॉटन के बाद अब कुछ और एग्री काउंटर्स की और रुख कर लेते हैं। हल्दी की बात करें तो फसलों की रिपोर्ट अच्छी है। जितने भी ग्रोइंग स्टेट्स हैं, जो उत्पादक क्षेत्र हैं, वहां पर मौसम हल्दी के लिए अनुकूल है, जो एक सपोर्टिव फैक्टर है फसल के लिए, लेकिन सप्लाई बढ़ेगी उससे यहां पर दबाव है। जीरे की बात करें तो घरेलू मांग मजबूत है, एक्सपोर्ट मांग लगातार नए एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं, इंक्वायरीज हो रही है, वो जीरे के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। धनिया की बात करें तो मानसून काफी बेहतर रहा था और एक्सटेंडेड मानसून था, जिससे पूरे रबी सीजन को फायदा होने वाला है और धनिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा और उम्मीद है कि इस बार फसल ज्यादा हो। सोयाबीन की बात करें तो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज लगातार डिमांड कर रहा है कि सोयाबीन की इंपोर्ट की जो डेडलाइन थी उसे एक्सटेंड किया जाए। इससे अगर मार्केट में सोयाबीन इंपोर्ट ज्यादा होता है तो यहां पर दबाव सोयाबीन पर है और 6,200 तक फिसल गया है। सोया तेल की बात करें तो खाने के तेल पर राजस्थान में स्टॉक लिमिट लगाई गई है। ये एक अहम अपडेट कल शाम को आई थी। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए और पूरे दिन आप इस खबरों के दम पर अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। चलिए, लेकिन आप सबसे पहले अपने गेस्ट से आपको परिचय करवा लें। हमारे साथ तपन पटेल हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है। साथ ही अनुज गुप्ता है, वाइस प्रेसिडेंट है आईआईएफएल सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के। और साथ ही एक अहम खबर हॉलमार्किंग पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय शिंदे साहब होंगे, जो प्रेसिडेंट है हॉलमार्किंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। साथ ही आगे शो में आशीष पेटे साहब भी होंगे, जो ज्वेलर्स हैं और जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के यहाँ पर चेयरमैन भी है। तो उन दोनों गेस्ट से भी बात होगी और सबसे पहले खबर भी ले लेते हैं हॉलमार्किंग को लेकर। जिस तरह से कल से हॉलमार्किंग नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए ज्वेलर्स पर कार्रवाई भी की जाएगी। 30 नवंबर तक जो राहत दी गई थी उसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ये एक अहम खबर है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ उदय शिंदे साहब जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या तैयारी है, कल से क्या कार्रवाई की तैयारी कर रहा है बीआईएस? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि कल से बीआईएस कोई सख्त कार्रवाई करने वाली है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 15 जून को हॉलमार्किंग लागू होने के बाद इन 256 जिलों के सारे ज्वेलर्स इस सिस्टम को पूरी तरह अपना ले, अपना पूरा पुराना सारा स्टॉक हॉलमार्क कर ले। इसके लिए मंत्री जी ने समय समय पर मिलकर 2 बार मिलकर ऐसे लगभग 5.5 महीने का समय सारे सराफा भाइयों को दिया। अभी इन 256 जिलों में जो भी ज्वेलर्स जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है या उन्होंने रजिस्टर्ड है बीआईएस के साथ, उनके लिए आवश्यक है कि उनके दुकान में जो भी गहना होगा वो हॉलमार्क होना चाहिए और वो जो बिक्री भी करेंगे
वो हॉलमार्क होना चाहिए। साथ ही आवश्यकता है कि ये जो जितने भी लाइसेंसी ज्वेलर्स है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई बीआईएस के द्वारा, जिसमें आवश्यक होगा कि उनके दुकान के बाहर में डिस्प्ले बोर्ड हो जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि भाई यहाँ पर हॉलमार्क ज्वेलरी मिलती है। ग्राहक को हॉलमार्क देखने के लिए एक 10x का ग्लास होना चाहिए। साथ ही हॉलमार्किंग चार्जेस के बारे में लिखित रूप से दुकान के अंदर में टंगा होना चाहिए कि भाई हॉलमार्किंग चार्जेस कितने हैं। साथ ही कस्टमर यदि कोई बीआईएस में कंप्लेन करना चाहता है, कुछ जानकारी लेना चाहता है, तो बीआईएस कार्यालय का पता, फोन नंबर, ये भी इस दुकान के अंदर डिस्प्ले किया हुआ होना चाहिए। इन चीजों की जांच बीआईएस अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त एजेंट जाकर इन 256 जिलों के ज्वेलर्स के पास जाके जांच करेंगे। इसके साथ साथ ही जो बीआईएस की एक सिस्टम है कि भाई जो ज्वेलरी हॉलमार्क दुकानों में बिकती है वो सही ज्वेलरी है, अच्छे तरीके से हॉलमार्क की गई है कि नहीं इस बात की भी जांच की जाती है, जिसके लिए सैंपल उठाए जाते हैं और उसको बीआईएस ले जाके अपने रेफरल लैब में जांचती है कि भाई ये 22 कैरेट का है तो 22 कैरेट का है कि नहीं है, जिससे ज्वेलर्स के साथ साथ हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर भी बीआईएस का पूरा नियंत्रण बना रहे। तो इसी कार्यों को कल से अंजाम दिया जाएगा जो पिछले 5-5.5 महीनों से मंत्री जी ने तैयारी के लिए रोक रखा था, अब वो कल से शुरू हो जाएगा। अब तक जो 5.5 महीने से जो ये हॉलमार्किंग तो अनिवार्य है ही 256 जिलों में, तो क्या अब तक जांच नहीं हो रही थी? अब तक राहत थी सिर्फ, या जांच हो रही थी, कार्रवाई नहीं की जा रही थी? कार्रवाई देखिए, जांच सैंपल्स जो है नए सिस्टम में मतलब एचओआईडी होने के बाद अभी तक सैंपल्स नहीं लिए गए थे या कोई किसी अधिकारी ने, मंत्री जी ने समय दिया था कि भाई कोई अधिकारी जाके किसी के ऊपर कार्रवाई ना करे। ओके। अब कल से उम्मीद है कि यदि कोई ज्वेलर्स इस बात का पालन नहीं करता है तो बीआईएस के कानून के अंतर्गत जो भी उसका दंड होगा वो किए जाने की संभावना कल से लगती है हमें। ओके, मैं समझ गया आपकी बात। हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन आशीष पेठे साहब भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कल से कार्रवाई की तैयारी चल रही है, हमारे साथ उदय शिंदे साहब भी बने हुए हैं। क्या ज्वेलर्स, आपके जितने भी मेंबर्स थे, उनकी तैयारी पूरी है इन 256 जिलों में? गुड आफ्टरनून सबको। लोगों की तैयारी तो चल रही है, लेकिन अभी भी जो कायदा बना हुआ है उसमें असमंजस्य बहुत है। कल भी हमारी जो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी हमने सेक्रेटरी मैडम को और सबको कहा है कि इसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन जो पहले हमारा मंत्री जी से बात हुआ था उसमें जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसका अभी भी नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो ग्राउंड लेवल पे अभी लोगों को पूरी समझ नहीं आई है, लेकिन पूरे इंडस्ट्री ने मैंडेटरी हॉलमार्किंग तो एक्सेप्ट कर लिया है। स्पेशली जो 256 डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसका पालन कर रहे हैं। सर, अगर हॉलमार्किंग सेंटर्स की बात करें तो वो क्या इन 256 जिलों में जहां पर अनिवार्य है इतने पर्याप्त है कि लोगों को, ज्वेलर्स को दिक्कत नहीं हो रही है? पेटे साहब, अभी जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें ये ऐसा दिख रहा है कि लगभग 80% जो केसेस हॉलमार्क हो रहे हैं वो 40 से 50 सिटीज में हो रहे हैं। ओके। क्योंकि अभी जो नया कायदा जिस रीत से बना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल से, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वहीं पे पूरा हॉलमार्किंग हो रहा है। तो ये 256 डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग 80 से 90% माल हॉलमार्क हो रहा है, ये फैक्ट है अभी। ओके सर, पेठे आशीष शिंदे साहब, आपसे अब सवाल होगा, क्या हमारे पास इंफ्रा इन 256 जिलों में इतना तैयार है कि ज्वेलर्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? श्रीमान जी, देखिए, जैसा कि मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 256 जिले नहीं पूरे देश के लिए इस वक्त तैयार है, लेकिन जैसा कि अभी आशीष भाई ने बताया कि लगभग 80% ज्वेलरी मात्र 20% सेंटर में ही काम हो रहा है। ये जो कानून बना हुआ है एट द पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल या एट द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी को हॉलमार्क करना, इसके कारण उल्टे हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि हमारे लगभग 80% सेंटर बंद के कगार पर खड़े, क्योंकि उनके पास मात्र 20% काम जा रहा है। ऐसी वजह क्या है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? 80% काम। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है सर? इन सेंटर्स में क्या दिक्कत हो रही है? क्या वहां पे ज्वेलर्स पहुंच ही नहीं रहे हैं या उन जिलों में जरूरत नहीं है? क्या है वजह सर? नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग ये देश के
कुछ ही गिने चुने शहरों में होता है। ओके। तो जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहीं पर हॉलमार्क हो रहा है। ओके। इस बात के ऊपर हम लोगों ने समय समय पर बीआईएस का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, ओके। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमें इसके लिए कोई समाधानकारक उत्तर नहीं मिला है। सर, बाकी जिलों में रोल आउट करने के लिए उस पर क्या तैयारी चल रही है? सर, जो अभी 256 में से ही, मैं जैसे कि आशीष भाई ने बताया, 40-50 जिले में ही सेंटर, ये यदि यही इसी तरह स्थिति बनी रही तो सिर्फ 40-50 जिलों में सेंटर बचेंगे, बाकी जिलों के सेंटर अपने आप बंद हो जाएंगे। इसके लिए नए जिलों में सेंटर अभी फिलहाल काफी तेजी से आ रहे हैं, अंडर पाइपलाइन है, लेकिन वो कितने सरवाइव कर पाएंगे, ये शंका का विषय हमारे मन में है। हम लोग को इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो सेंटर चालू होने के बाद वो लोग सरवाइव कर पाएंगे, यदि कानून इसी तरह बना रहा तो। पेटे साहब, आपका इस पर क्या कहना है और कुछ अपील आप करना चाह रहे हैं सरकार से? जब ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग आया था तो लगभग 780 सेंटर्स थी जी और जी। आज चल के सिर्फ 850 सेंटर्स ही हुए हैं, बाकी बढ़े नहीं है। तो हमने सरकार से ये कहा था कि अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉलमार्किंग सेंटर होगा तो वहीं पे आप मैंडेटरी कीजिए। लेकिन पिछले 2-4 महीने में हम देख रहे हैं कि कई, जो जैसे उदय जी ने कहा, बिजनेस ना होने से बहुत सारे सेंटर क्लोज भी हो रहे हैं। तो जो अभी मैंडेटरी हॉलमार्किंग डिस्ट्रिक्ट्स आए हुए हैं उसमें से कई जिलों में एक भी हॉलमार्क सेंटर आज नहीं है। जैसे मेरे हिसाब से, अगर मेरी जानकारी सही है, तो औरंगाबाद में 2 सेंटर्स थे, वो बंद हो गए। तो आज वो जिला मैंडेटरी में आ गया है, लेकिन वहाँ पे एक भी सेंटर नहीं है। तो ये ग्राउंड लेवल की जो तकलीफ है, तो एक बार मैंडेटरी हॉलमार्किंग 256 डिस्ट्रिक्ट के बाहर के डिस्ट्रिक्ट में एक बार चला जाएगा तो एक भी पीस कोई भी ज्वेलर विदाउट हॉलमार्किंग बेच नहीं पाएगा। तो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा और वहाँ पे अगर मैंडेटरी हॉलमार्किंग आ जाएगा तो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ये 256 के बाहर जाने से पहले एक बार सीरियस उस पर सोचना पड़ेगा। और 256 डिस्ट्रिक्ट में भी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे मैंडेटरी लागू चालू रखना है कि नहीं, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये सब कुछ बॉटलनेक्स है जिस पर सरकार को विचार करना होगा। शुक्रिया पेठे साहब आपका, और आपका भी उदय शिंदे जी, आपने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए और बताएं कि क्या दिक्कतें हो रही है हॉलमार्किंग को लेकर और आगे क्या कुछ हो सकता है। चलिए वायदा बाजार का रुख करेंगे और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर अब गिरावट बढ़ती दिख रही है। अब फिलहाल अगर गिरावट की अगर बात करें तो वो कमजोरी अब बढ़ती जा रही है, अब $72 के भी नीचे चला गया है। अब देखिए, अगर MCX क्रूड की अगर बात करें, अगर इंट्राडे चार्ट के जरिए आपको बताया तो 4% से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। शुरुआती कारोबार में बहुत ही रेंज में कारोबार हो रहा था, अब गिरावट बढ़ती जा रही है। अब 5100 के आसपास फिसल कर MCX क्रूड का भाव आ गया है। अनुज जी, क्या लग रहा है, क्यों आ रही है क्रूड में गिरावट? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से ईरान ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात बोली है और जो ओमिक्रॉन वायरस की वजह से डिमांड में इम्पैक्ट पड़ा है, उससे काफी असर हमने क्रूड पर आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे भाव करीबन $65 तक WTI के देखने को मिल सकते हैं और MCX में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, जो करंट फंडामेंटल है, उससे स्थिति बदली है और हमें लगता है कि क्रूड में जो ट्रेंड है भी थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। क्रूड में और भी गिरावट आ सकती है, ऐसा अनुज जी मान रहे हैं। तपन, आपको क्या लगता है, ये जो गिरावट अभी अभी और बढ़ी है, क्या ये और गहरा सकती है? जी, गुड मॉर्निंग। पिछले आधे घंटे में हमने जो वॉलेटिलिटी देखी है मार्केट में, क्रूड ऑयल में और बेस मिनरल्स में काफी गिरावट देखी है। गोल्ड में एकदम से हमने बैंक देखी है। तो एक नया डेवलपमेंट मार्केट में आया कि मॉडर्ना वैक्सीन, जो उनके CEO ने बताया कि मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो ओमिक्रॉन के वायरस के लिए काफी लेस इफेक्टिव है, जिसके कारण काफी रिस्क ऑन सेंटीमेंट गोल्ड में आया है। और क्रूड ऑयल और बेस मिनरल्स में हमने रिसेंटली ज्यादा गिरावट देखी है। क्रूड ऑयल 4% से भी ज्यादा गिरावट के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। तो ये एक कंसर्न है यहाँ पे कि ये जो गिरावट है ये, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टेक्निकली देखें तो वो भी डाउन साइड अभी कंटिन्यू रह सकता है। जैसे अरुण ने बताया $65 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो वहां तक प्राइस मुझे लग रहा है जा सकती है। मेरे लेवल्स जो है वो यहाँ मैं रिवाइज करना चाहूंगा। पहले मैंने दिया था 5290 पे सेल करना, लेकिन अभी जो गिरावट है उसके कारण मुझे लग रहा है कि 5200 के करीब प्राइस मिलता है, तो वहां से फिर से सेलिंग करना चाहिए। डाउन साइड टारगेट मुझे लग रहा है कि 5020 5050 के तक आ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है मुझे लग रहा है 5270 का रख के क्रूड ऑयल में सेल करना चाहिए। तो आपका व्यू है 5200 पे। अभी नई कॉल आ गई है, इन्होंने रिवाइज किया है। आपको बता दूं कि 5200 पे अब आपको सेल करना, ये लेवल आपको दिखे तो
5020 का टारगेट है नीचे की तरफ और 5270 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ये नई कॉल है। अनुज, आप भी अपने कॉल को रिवाइज करना चाहेंगे क्योंकि भाव तो काफी गिर गए, आपके पहले टारगेट तो हिट हो चुके हैं। जी विष्णु जी, मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर आप 5180 और 5200 के आसपास बिकवाली करें। हमें लगता है कि नीचे 5050 और 5000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो टारगेट जो है नीचे आप 5050 और 5000 को रिवाइज कर। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए क्या लगाना है? पुराना स्टॉप लॉस तो आपका 5410 था, अब तो काफी ऊपर का हो जाएगा ना। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 5240 का रहेगा, 5240 का ना। ओके, तो आपको क्रूड में अब नई ट्रेड आ रही है अनुज जी की तरफ से, जो 5200 पे अब आपको बेचना है इस क्रूड को, और 5050 के टारगेट के लिए 5240 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो क्रूड की नई रणनीति आ गई है। जिस तरह से ओमिक्रॉन की चिंता बढ़ी है और मॉडर्ना ने कहा है कि उनके जो पहले वैक्सीन थे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो नए वैक्सीन वो मास लेवल पे अगले साल तक बना देंगे जो ओमिक्रॉन को भी खत्म कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। वहां पर अब तेजी बढ़ती जा रही है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 48,000 के ऊपर आ गया है। अनुज जी, क्या लगता है गोल्ड में क्या करना चाहिए? देखिए गोल्ड में मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में $1790 के ऊपर प्राइस चल रहे हैं और एमसीएक्स में भी 48,100 के ऊपर भाव चलते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि 48,100 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट होगा मैं रिवाइज करना चाहूंगा, 48,400 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका आप 47,850 में लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अपसाइड मोमेंटम है गोल्ड सिल्वर में वो पॉजिटिव रहेगा, और जो ये अपडेट आए हैं उसको काफी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। डॉलर में उससे वीकनेस आ सकती है। मुझे लगता है कि बाकी जो एशियन करेंसी हैं वो सबके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा। का डायरेक्ट असर जो है गोल्ड सिल्वर पे रहेगा और गोल्ड सिल्वर की अपसाइड मोमेंटम देखते हैं। ओके, तो ये अब नई कॉल आ गई है इनकी तरफ से। अब इनको 48,400 का नया टारगेट दे रहे हैं और 47,850 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। आप भी रिवाइज करना चाहेंगे तपन आपकी गोल्ड की कॉल को? जी मेरा व्यू थोड़ा अलग है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस गोल्ड के जो है वो कंटिन्यू डाउन साइड जो है कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो कंसर्न्स थे वो काफी अभी ईज हो गए हैं। क्योंकि जितना डेडली वायरस माना जा रहा था उतना नहीं है, काफी सीरियसनेस उसमें नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है फिर से पॉजिटिव की तरफ रुख करेंगे और उसका प्रेशर गोल्ड और सिल्वर में आ सकता है। तो 48,250 से 48,300 की रेंज में गोल्ड सेल कर सकते हैं। डाउन साइड टारगेट 47,900 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 48,400 का रख के मैं यहाँ पे गोल्ड सेल करने की राय दूंगा। आगे फेड की पॉलिसी भी है नेक्स्ट वीक में, और जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स कल रिबाउंड हुए थे, मुझे लग रहा है दोपहर के बाद के सेशन में वापिस से जो है वो मार्केट रुक पलट सकता है, जिसका प्रेशर गोल्ड और सिल्वर में आ सकता है। ओके, अब चांदी पे आपकी राय क्या होगी अनुज? देखिए चांदी में मुझे लगता है कि 62,200 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 61,700 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 63,000 तक देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट पे अगर देखें तो मार्केट रिट्रेसमेंट जोन में है और जो लेवल्स हैं वो एक सपोर्ट जोन के आसपास है। मुझे लगता है कि चांदी में 62,200 मीन्स करंट रेट से 100-150 रुपए की गिरावट पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। 63,000 का टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ओके, आज बेस मेटल्स में चौतरफा गिरावट है। तपन, कोई अगर टॉपिक चुनना हो तो क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे, और क्या है आपकी राय बेस मेटल्स पे पूरे? जी बेस मिनट्स में ओवरऑल सेंटीमेंट्स जो है पॉजिटिव थे। चाइना के डेटा जो आए मैन्युफैक्चरिंग के वो भी पॉजिटिव है, और प्लस जैसे मैंने बताया कि ओमिक्रॉन की जो कंसर्न है वो काफी ईज हो गई है, और जो चाइनीज मार्केट जो है वो भी रिबाउंड की तरफ आ रहा है, तो उसका सपोर्ट मिलेगा प्राइसेस को। इनिशियली आज के जो लॉसेस है मुझे लग रहा है कि दोपहर के बाद वापिस से रिवर्स हो सकते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में बाय एंड डिप्स का व्यू कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने 730 पे बाय करने की राय दी थी, मैं उसको रिवाइज करके थोड़ा 728 से 726 की रेंज में यहाँ पे लाना चाहूंगा। अपसाइड टारगेट मुझे लग रहा है 735 तक रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 725 के बिलो का रख के कॉपर में बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है कॉपर को। अनुज जी, आप बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक आज के लिए? अनुज जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय जानना चाह रहे थे। बेस मेटल्स में आज के लिए कोई टॉपिक होगी आपकी तरफ से? देखिए हमारी दो टॉपिक हैं, कॉपर और एल्युमिनियम को हमने चुना है। कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 730, ऑलमोस्ट करंट रेट से खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 726 का रहेगा, टारगेट 737 तक देखने को मिल सकता है। और साथ में एल्युमिनियम के अंदर भी 210 के आसपास खरीदारी करें। 208 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 213 214 तक देखने को मिल सकता है।
तो कॉपर और एल्युमिनियम के अंदर हमें लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। इन्वेंट्री कम होने की वजह से इन्वेंट्री जो सप्लाई है वो थोड़ी टाइट हुई है, उससे हमें लगता है कि कॉपर और एल्युमिनियम को सपोर्ट मिल सकता है। और जिस तरीके से वायरस का इम्पैक्ट कम होता हुआ दिख रहा है, उससे भी यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है और चाइना के जो डेटा हमने देखे हैं वो काफी सपोर्टिव है, तो उससे भी कॉपर और एल्युमिनियम को सपोर्ट मिलेगा। तो बेस में हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, बेस मेटल्स में दो इनकी टॉपिक है, कॉपर और एल्युमिनियम। और कॉपर उनकी भी, तपन की भी कॉल थी। चलिए अब एग्री मार्केट की अगर बात करें तो दो आज जहां पर सबसे ज़्यादा दबाव दिख रहा है वो है सोयाबीन और ग्वार। अनुज जी, सोयाबीन और ग्वार दोनों पर आपकी राय क्या होगी? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए, सोयाबीन और ग्वार सीड दोनों में ही नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। सोयाबीन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन बढ़ाया गया, उसकी प्रेशर रहा है। साथ में भारत के अंदर जो पैदावार रही है, प्रोडक्शन है, वो भी काफी अच्छी रही है। और साथ में हम देखें तो स्टेट में स्टॉक लिमिट एडिबल ऑयल्स में लगाई गई, उससे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर बिकवाली करना चाहिए करीबन 6,300 में। स्टॉप लॉस 6,450 का रहेगा, टारगेट 6,050 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली ग्वार की अगर बात करें तो वहाँ पर देखा है कि मंडियों के अंदर जो आवक है वो कंटिन्यूस बनती हुई दिख रही है, उसके जो भाव है वो तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो डिमांड भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुई है। हमें लगता है कि ग्वार सीट में करीबन 5,920 के आसपास बिकवाली करें, 6,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,780 तक देखने को मिल सकता है। सोयाबीन और ग्वार बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, सोयाबीन और ग्वार सीड दो कॉल है एग्री मार्केट की अनुज गुप्ता जी की तरफ से। 6,300 पे आपको सोयाबीन को बेचना है, 6,450 का स्टॉप लॉस लगाना है, 6,050 रुपए का टारगेट अनुज जी दे रहे हैं। ग्वार सीड में 5,920 पे ग्वार सीड को बेचना है, 6,050 का स्टॉप लॉस लगा ले और 5,780 रुपए का टारगेट है। चलिए अब समेटने का वक्त आ गया है कमोडिटी नाउ। शुक्रिया अनुज जी आपका और तपन आपका, आप लोगों ने अपनी राय दर्शकों को साझा की। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ।